ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें तो आसान है ना। क्या किया अभी तक मैंने, एक फ़ोल्डर बनाया है और उस फोल्डर को VS कोड के ऊपर ओपन कर लिया है कोई। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html की, और जो भी बॉयलर टेम्पलेट चाहिए था वो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से एमिट कर दिया। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला है नहीं है। अच्छा भाई, जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके पास एक सिलेक्ट का टैग होता है। ठीक है, आपके पास एक सिलेक्ट का टैग होता है या फिर एलिमेंट होता है। सिलेक्ट का टैग क्या करेगा, आपको एक ड्रॉप डाउन बना कर देगा। जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक फॉर्म। ठीक है, अच्छा मैं अगर फॉर्म के बाहर भी ये वाला काम करूँ तब भी कोई मसला नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक चीज़ समझाई थी, जितने भी आपके इनपुट के फील्ड्स बन रहे हैं, आप चाहते हैं तो उसको फॉर्म के बाहर भी बना लें, अगर आप चाहें तो उसको फॉर्म के अंदर बनाएं। अगर आपका यूज़ केस कोई ऐसा है, आपने सर्वर के ऊपर डेटा सेंड नहीं करना, आपका यूज़ केस कुछ ऐसा है कि डेटा यूज़र से लेना है और उसको वहीं पे दिखा देना है, सर्वर पे डेटा सेंड नहीं करना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। अगर डेटा मुझे सेंड करना है सर्वर के ऊपर तो फिर मैं फॉर्म का यूज़ करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं फॉर्म का यूज़ यहाँ पे कर ले रहा हूँ। एक्शन के अंदर हम क्या बताते हैं, सर्वर का URL। सही है, अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई सर्वर तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे जस्ट मैंने example.com लिख दिया। अच्छा, इस फॉर्म्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल टाइप्स के आपके पास इनपुट्स होते हैं, मल्टीपल टाइप के इनपुट्स होते हैं। सबसे आसान तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, फिर और भी चीज़ें होती हैं, टाइप पासवर्ड, टाइप फाइल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कोई भी टाइप नहीं दूँ, यहाँ पे मैंने एक इनपुट बनाया और मैं इसको कोई भी टाइप नहीं दे रहा हूँ, अभी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होने वाली है, टेक्स्ट या पासवर्ड, टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहा हूँ। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इनपुट टेक्स्ट से आपका काम नहीं होगा। सही है, जिस तरह टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए इनपुट टेक्स्ट से काम नहीं होता है, आपने टेक्स्ट एरिया का एक अलग से एलिमेंट बनाना पड़ता है। सही है, अच्छा अगर मुझे रेडियो बटन बनाना है तो रेडियो बटन का टैग बनेगा या इनपुट की टाइप रेडियो होगी, कहीं पे भी रेडियो बटन चाहिए तो मैं इनपुट की टाइप को कर दूंगा रेडियो, अलहदा से मुझे रेडियो का एलिमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा एक चेक बॉक्स भी होता है, एक टाइप होती है हमारे पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स अगर मुझे बनाना है तो चेक बॉक्स का एलिमेंट बनेगा या इनपुट की टाइप चेक बॉक्स होगी, टाइप चेक बॉक्स होगी। इसके अलावा हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी कि आप इनपुट की टाइप फाइल भी रख सकते हैं। अच्छा, इनपुट की टाइप अगर मैं फाइल रख दूंगा तो सिंपल मेरे पास एक बटन आएगा और उस बटन के क्लिक करने पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र से कोई फाइल सिलेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं है तो आगे हो सकता है आपको खुद परेशानी हो, आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आप टेस्ट के अंदर फेल होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल मैंने एक इनपुट बनाया है, कोई भी इसकी टाइप डिफाइन नहीं की, अभी इसकी टाइप होने वाली है टेक्स्ट। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अभी मैं बनाना चाह रहा हूँ एक ड्रॉप डाउन, तो इनपुट की टाइप ड्रॉप डाउन में नहीं करूँगा, इनपुट की टाइप ड्रॉप डाउन नहीं करूँगा। इन्होंने बताया कि ड्रॉप डाउन अगर आपने बनाना है तो आप सिलेक्ट का एलिमेंट यूज़ करें। ठीक है भाई, सिलेक्ट का एलिमेंट मैंने यूज़ किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि मुझे एक ड्रॉप डाउन बना कर देगा तो इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स आएंगी, है ना। अगर ये मुझे ड्रॉप डाउन बना कर दे रहा है तो ड्रॉप डाउन के अंदर तो मल्टीपल आइटम्स होती हैं, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है भाई, और यहाँ से फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़,
डार्क मोड हटा दूँ, हाँ ये वाइट थीम यूज़ करूँ। अच्छा भाई वाइट थीम यूज़ करूँ। वैसे ज़्यादातर जितने भी डेवलपर होते हैं वो डार्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मैं खुद भी डार्क पे ही काम करता हूँ। वाइट मुझे खुद आंखों पे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, खैर 1-2 क्लास में आप बैठे फिर आपकी आदत हो जाएगी। आज वैसे 10वीं क्लास है, आज आप आए, पहले दिन आए। अच्छा भाई यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, एक सिलेक्ट का एलिमेंट बनाया और उसके अंदर 2 ऑप्शंस बना दिए और मैंने यहाँ अभी ना कोई इसको नेम दिया है और ना ही मैंने कोई आईडी दी है और ना ही मैंने कोई वैल्यू दी है। अभी जस्ट मेरा इतना सा सवाल है कि क्या ड्रॉप डाउन वहाँ पे आ जाएगा ब्राउज़र पे, हाँ या नहीं? आ जाना चाहिए। सही है। अच्छा ड्रॉप डाउन यहाँ आ चुका है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान या श्रीलंका सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा ये फॉर्म क्योंकि अभी सबमिट नहीं हो सकता, मेरे पास यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं है। बटन बनाने के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, एक मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। इनपुट की टाइप आप कर सकते हैं सबमिट, इनपुट की टाइप आप कर सकते हैं सबमिट, ये तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब दूसरा क्या तरीका था आप लोग बताएंगे भाई जी? दूसरा कौन सा तरीका है? बटन का एलिमेंट। अब बटन का एलिमेंट और इसके अंदर मैं वो टेक्स्ट लिख दूंगा जो भी मुझे बटन पे चाहिए। अभी और कुछ देने की ज़रूरत है इसको? नहीं। इसको टाइप बताने की ज़रूरत है? नहीं। ज़रूरत है? जी बोले। बिल्कुल सही है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप होनी चाहिए सबमिट। अगर मैं सेंड करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप है सबमिट। अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट तो था, यहाँ गया क्यों नहीं? गेट मेथड किया हुआ। अच्छा मैंने कोई मेथड नहीं बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट ही होना चाहिए। मैं बता भी देता हूँ भाई, मेथड नेम नहीं लिखा है, बिल्कुल सही है। इस फील्ड को मैंने नाम नहीं दिया कोई, ठीक है, ये बेनाम फील्ड है। अगर मैं इसको नाम नहीं दूंगा तो ये किस नाम से जाएगा सर्वर पे? अभी मुझे बताओ, मुझे इन दोनों को इंडिविजुअल नाम देना है? नहीं, सिलेक्ट में नाम देना है। बिल्कुल सही है, इस फील्ड को हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है काउंट दे देते हैं फिलहाल, कंट्री। ठीक है, अच्छा इस फील्ड का नाम है कंट्री। अब मेरा काम चल जाना चाहिए इधर से भाई, चल जाना चाहिए। अभी क्या जाएगा? कंट्री इक्वल टू श्रीलंका। ठीक है, कंट्री इक्वल टू श्रीलंका। अच्छा भाई यहाँ पे अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू यहाँ से उठा लिया। अगर मैं चाहता हूँ इसके बिहाफ पे कोई दूसरी वैल्यू चली जाए तो यहाँ पे मैं AFG रख देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है श्रीलंका और यहाँ पे जा क्या रहा है? अफगानिस्तान। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट के सिलेक्ट होने पे कोई वैल्यू सेंड करें तो आप यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको उठा तो रहा है लेकिन ये तरीका बेहतर नहीं है। अगर मुझे इस चीज़ को भी भेजना है तो यहाँ पे जल्दी से मैं लिख लूँगा वैल्यू इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, कहीं पे भी आप ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने उसके ऑप्शन को वैल्यू लाजमी देना है। सही भाई, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ अब एक चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें चेक बॉक्स का एलिमेंट बनाना पड़ेगा। चेक बॉक्स का एलिमेंट बनेगा इनपुट, उसकी टाइप हो जाएगी हमारे पास चेक बॉक्स। ठीक है भाई, इनपुट यहाँ पे मैंने लिखा और इसकी टाइप हो गई है चेक बॉक्स। अभी यहाँ पे और कुछ चीज़ देने की ज़रूरत है इसको। कौन कौन सी चीज़ें देने की ज़रूरत है? नेम दे देते हैं भाई, इसको नेम इसका रख देते हैं कोर्स। कौन कौन से कोर्स में है ये? कोर्स। ठीक है, इस फील्ड का नाम है कोर्स। और एक चीज़ देने की ज़रूरत है यहाँ पे, वैल्यू। अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक हो तो उसकी वैल्यू जानी चाहिए जावास्क्रिप्ट। ये अभी तो आप लोग HTML पढ़ रहे हैं ना, HTML। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें हमने दे तो दी हैं, सारी चीज़ें हमने
दे तो दिए, ये दिखेगा किस तरह से, वहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाएगा क्या, HTML आ जाएगा नहीं, वो वाला टेक्स्ट कहाँ लिखना है मुझे, इसके बाद या इसी के अंदर एट्रीब्यूट लगा के, इसके बाद मैं जल्दी से लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, HTML। सही भाई। और जो अगर मुझे इसका लेबल देना है तो लेबल में इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, लेबल का टैग लगाकर यहाँ पे लिख सकता हूँ सिलेक्ट योर फेवरेट कोर्स। सही है, सिलेक्ट योर फेवरेट कोर्स। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सबको आता होगा, ठीक है। ये लेबल के अंदर मैंने लिखा और चेक बॉक्स की वजह से ये डब्बा बन गया, यहाँ तक चीज़ें आसान है। अभी मैं चाहता हूँ इस HTML के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये चेक बॉक्स जो है ना क्लिक हो जाए, इस पर चेक बॉक्स क्लिक हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेबल बनाकर बता दूंगा ये लेबल इस चेक बॉक्स के लिए। सही है, थ्योरेटिकल तो मैंने बता दिया, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, क्या इस लेबल से मेरा काम चलने वाला है, नहीं। हाँ भाई, इस लेबल से काम मेरा चलेगा, इस लेबल से काम चल जाएगा या नहीं, नहीं। क्या करना पड़ेगा, क्या करूं, इनपुट से पहले लेबल लगाऊं, बिल्कुल सही है, इनपुट से पहले लगा दूंगा लेबल, और ये फॉर वगैरह देने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ये लेबल का क्लोजिंग उठाकर मैंने रख दिया इस HTML के बाद। सही भाई, अभी यहाँ पे फॉर वगैरह कुछ देने की नीड है, सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला लेबल यहीं पड़ा रहे, बल्कि ये नहीं, ये वाला, अभी भी ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा, अभी भी ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। कितने स्टूडेंट ऐसा समझते हैं, आप समझते हैं, आप भी समझते हैं, और कौन कौन समझता है, बस, बाकी किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। अभी ये काम करेगा इस पर क्लिक करने पे या नहीं, करना चाहिए, तो फिर हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो भाई, करना चाहिए। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं, अच्छा भाई देखो मैंने रिफ़्रेश कर लिया, बाद में आप लोग बोलोगे आपने रिफ़्रेश नहीं किया था, कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आप लोगों में से किसी ने भी प्रैक्टिस घर जाके नहीं की है, और आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है फेल हो जाएंगे और कोर्स से एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे लेबल को बताना है ये लेबल किसका है, यहाँ पे मुझे लेबल को बताना है ये लेबल किसका है। तो कैसे बताऊँगा, लेबल फॉर, कहाँ गया भाई लेबल, इसको बंद कर देता हूँ यार, तंग कर रहा है। लेबल फॉर किसका है, लेबल कोई भी नाम दे देता हूँ, ये लेबल है मेरा, सही है। और यहाँ पे ये मेरा नाम मुझे इस इनपुट फील्ड को देना पड़ेगा, मेरा। अब ये चल जाएगा क्या, जल्दी से रिफ्रेश करते हैं, और मैं HTML पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा ये मल्टीपल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने स्किप करवा दी थी, अगर किसी को चला के देखना है मल्टीपल तो सिंपल आप ये वाला एट्रीब्यूट कॉपी करना और अपने सिलेक्ट के एलिमेंट के अंदर लगा देना। देखो इन्होंने किया हुआ भी होगा, यहाँ पे सिलेक्ट के एलिमेंट के अंदर मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल लिखा हुआ है, आप जस्ट मल्टीपल भी लिख दे तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा ये फ़ाइल जो है इन्होंने टाइप फाइल की हुई है, इसको मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप लोगों ने घर जाके, उम्मीद तो यही है कि नहीं देखा होगा, लेकिन आज जाके देख लेना। अच्छा भाई ये सबमिट बटन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं पे कवर करवा दी है, ठीक है। और अगर ये मैं चाहूँ तो इनपुट टाइप सबमिट से भी बना सकता हूँ। अच्छा भाई इमेज बटन का मैंने स्किप करवाया था आपको, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, आप इससे बेहतर बटन CSS के ज़रिए बना सकते हैं। अच्छा ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक इनपुट बनाया और उसकी टाइप कर दी हिडन, और वैल्यू वगैरह नेम वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही सेट कर दी, वैल्यू नेम वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही सेट कर दी, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ ये किस तरह चलेगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म के अंदर ये वाली फील्ड शो नहीं होगी, फॉर्म के अंदर ये वाली फील्ड शो नहीं होगी, लेकिन जब भी मेरा ये वाला फॉर्म सबमिट होगा, जब भी मेरा ये वाला फॉर्म सबमिट होगा, इस इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू और नेम है वो सारी चीज़ें सर्वर के ऊपर जाएंगी। सही, यहाँ तक तो आसान है, यहाँ तक तो मुझे भी पता है।
जस्ट मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब ये वाली फील्ड दिखती ही नहीं है यूज़र को तो हम ये बनाते क्यों हैं? नहीं, एसईओ के लिए नहीं जी। अच्छा, सर्वर पे तो जाएगा ना, ये तो मैंने बता दिया कि ये जो है सर्वर पे जाएगा और यूज़र को शो नहीं होगा। ये जितनी आसान चीज़ें थी ये तो मैंने खुद ही बता दिया। जो भी मैंने पूछा है इसका मतलब ये है कि अगर ये यूज़र को नहीं दिख रहा है, अगर ये यूज़र को नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे मैं ये फील्ड बना क्यों रहा हूँ? अपनी इंफॉर्मेशन की थोड़ा सा और अच्छा बता सकता है कोई पासवर्ड देखे नहीं, पासवर्ड का तो यहाँ पे कोई लेना देना। यहाँ पे इधर से अपना कोड समझने के लिए कोड बिल्कुल सही है जी, आप बताएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ जवाब दिया था, वो उन्होंने बेहतर जवाब दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फील्ड मैं इसलिए बना रहा हूँ जी। आप कुछ पूछना? अच्छा, ये गाड़ी नंबर SA1750 हाईजेट कार्गो आप में से है किसी की? आपकी जी, तो उनसे कांटेक्ट कर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक स्टूडेंट ने भी जवाब दिया है, काफ़ी बेहतर जवाब दिया है। यहाँ से भी जो स्टूडेंट ने बताया था ना कि एक फील्ड में ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि ये वाला डेटा सर्वर पे जाए और मेरे मतलब का जाए, यूज़र के मतलब का नहीं जाए। फॉर्म के अंदर अगर मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई जिसकी टाइप मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट या टाइप उसकी रेडियो है, इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र अपना कोई भी नाम लिख सकता है, वहाँ पे उसको इसकी छूट है। मेरे सर्वर के ऊपर उसका नाम कुछ भी जा सकता है, जो भी वो लिखे, है ना। अगर मैंने वहाँ पे रेडियो बटन बनाया और जेंडर का ऑप्शन दिया तो वो मेल या फीमेल में से कुछ भी सिलेक्ट करके सर्वर पे भेज सकता है। मैं चाहता हूँ मेरा ये स्पेसिफिक फॉर्म सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं यूज़र को इस चीज़ की छूट नहीं दूंगा कि वो मेल या फीमेल सिलेक्ट करें। मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि ये चीज़ आपका जो भी जेंडर है खैर मेल के लिए है, तो यहाँ पे जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो जेंडर मेल ही जाना चाहिए। अगर मैं यूज़र को इसकी छूट दे दूँगा तो वो उसमें थोड़ी बहुत शरारत करेगा। अगर मैंने ऊपर मेल लिखा है तो जानबूझ के वो फीमेल पे क्लिक करके भेजेगा, है ना, ऐसा कर सकता है ना, यूज़र है वो तो कुछ भी कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इस फील्ड को कर दिया हाइड। हिडन लगाने से होगा क्या, वो वाली फील्ड यूज़र को शो नहीं होगी और नेम जेंडर वैल्यू मेल मैंने ऑलरेडी खुद ही से फिक्स कर दी है। जब भी मेरा ये वाला फॉर्म सबमिट होगा उसका जेंडर मेल ही जाएगा, इसकी छूट यूज़र को नहीं है, ये मैंने खुद ही से प्रीफिक्स कर दिया है कि अगर मेरा ये वाला फॉर्म सबमिट हुआ तो इसका जेंडर मेल ही जाएगा। सही भाई? नहीं, यूज़र को पता भी नहीं चलेगा, यूज़र को कुछ पता ही नहीं है। अगर मैंने इनपुट किसी का भी टाइप हिडन रखा है ना तो यूज़र को ये फील्ड शो नहीं होगी। यहाँ से मैं कुछ भी भेज सकता हूँ अपने मतलब का। सर जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ जैसे कि सिर्फ फीमेल के लिए एडमिशन हो तो उसके लिए यूज़ होता है कि सिर्फ ओनली फीमेल इसमें अप्लाई कर सके, मेल अप्लाई? हाँ बिल्कुल, उसके लिए यूज़ होता है। वहाँ पे मेल का ऑप्शन डिसेबल होता है या तो जेंडर का ऑप्शन होता ही नहीं है, जस्ट अगर वो फीमेल के लिए होता है। लेकिन डेटाबेस के अंदर मेरे पास चाहिए ना कि ये जो बंदा आ रहा है इसका जेंडर क्या है, तो सर्वर के ऊपर लाजमी सी बात है जेंडर भेजने के लिए मुझे ये इस तरह का काम करना पड़ेगा। यूज़र को कुछ भी नहीं दिखे लेकिन डेटा मेरा चला जाए। ठीक है भाई? अच्छा भाई, ये लेबल वगैरह ये सारी चीज़ें आसान है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया और डिटेल के अंदर तो लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ ही लिया था। ठीक है भाई? अच्छा भाई, फील्ड सेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोला था कि आप घर जाके चला लें। सिंपल में यहाँ से मैंने कॉपी करके इसको चला दिया था। जो चीज़ भी आप लेजेंड के अंदर लिखेंगे वो यहाँ दिखेगा और पूरे आप अपने फॉर्म को बंद कर सकते हैं फील्ड सेट के अंदर। सही है? अगर फील्ड सेट के अंदर बंद करेंगे तो इस तरह का डब्बा बना कर दे देगा।
लेकिन ये सारा काम आपने यहाँ से करना नहीं है। डिज़ाइन वाला पार्ट है तो लाजमी सी बात है ये सारा काम हम CSS पे करेंगे। अच्छा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। फॉर्म वैलिडेशन, वैलिडेशन से मुराद ये चीज़ है कि अगर मेरी कोई भी इनपुट की फील्ड एम्प्टी है या खाली है, मैं चाहता हूँ अगर ये स्पेसिफिक फील्ड एम्प्टी है तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो, तो उस स्पेसिफिक इनपुट को मुझे एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है, उसका नाम क्या है, रिक्वायर्ड। सही भाई, अगर मैंने किसी भी इनपुट फील्ड को एक एट्रीब्यूट पास कर दिया रिक्वायर्ड का, जब भी यूज़र उसको खाली रख के फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, है ना, इस तरह का। अगर उसने कुछ लिखा है तो फिर ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपके पास टाइप टेक्स्ट है, इसी तरह आपके पास टाइप ईमेल भी होता है। जिस तरह आपके पास टाइप टेक्स्ट है, इसी तरह आपके पास टाइप ईमेल भी होता है। अच्छा, ईमेल के अंदर होता क्या है, यूज़र ने अगर अपना नाम लिखा है और ईमेल नहीं लिखा तो वो वहीं पे वैलिडेट करेगा कि अगर ये ईमेल की तरह नहीं है तो मैं फॉर्म को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, फॉर्म को सबमिट होने नहीं दूंगा। अच्छा, ईमेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे @ वगैरह, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ से वो उस चीज़ को चेक करता है। इसी तरह हमारे पास टाइप URL भी होता है, टाइप URL भी होता है। अब उस फील्ड में जस्ट आपने URL ही लिखना है, अगर आप कुछ और लिखेंगे तो वो वाला फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। सही है, ये सारी चीज़ें तो आसान है ना, इन सबको कोड पे करके दिखाने की ज़रूरत है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने सारा कुछ आपको करवाया एक एक करके। सही है। अच्छा भाई, अगर मैंने कोई भी इनपुट फील्ड की टाइप को कर दिया है सर्च, तो वहाँ पे होगा क्या, जो भी कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो वेबसाइट पे सर्च होने लगेगा। क्या ऐसा है जी? इधर से ऐसा है ऐसा? अगर मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई, उसकी टाइप को कर दिया सर्च, और मैं उसके अंदर जो कुछ भी लिखूँगा वो पूरी वेबसाइट पे सर्च होने लगेगा, ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्च फील्ड का काम ये होता है, जस्ट मैं उसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो आगे मेरे पास क्रॉस का आइकन आ जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करके मैं क्लियर कर सकता हूँ। सही है, उस फील्ड को क्लियर कर सकता हूँ। और सर्च वगैरह ये सारा का सारा काम लॉजिक से रिलेटेड है, तो लाजमी सी बात है HTML से नहीं होगा। सही है, किससे होगा? जावास्क्रिप्ट से। सही है, लॉजिक वाला काम है ना, स्टाइल वाला पार्ट होता तो CSS से करते जी। नहीं, मैंने आपको बताया तो कि HTML का जो मैं फील्ड बना रहा हूँ इससे सर्च होने नहीं लगेगा। सर्च वाला अगर आपने काम करना है तो आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करना है, कोई ना कोई लॉजिक लिखकर। सही है, तो फिलहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे जावास्क्रिप्ट की चीज़ें। यहाँ पे सर्च का काम इतना सा है, ये आइकन दिखाएगा मुझे, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वाली फील्ड को कर देगा, ये जो कुछ भी लिखा होगा इसको क्लियर कर देगा। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा था ये सारा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। आपकी जितनी भी क्लास हुई है, 10 क्लास मेरे ख्याल से हो गई है, उसके अंदर कोई मसला है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। पिछले जो 7 चैप्टर आपने कवर किए हैं उसके अंदर सारी चीज़ें सबको आती हैं, सबको आती हैं। चलो, तो क्विज में दिख ही जाएगा कि कितने बच्चे होते हैं पास। ठीक है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के अंदर बहुत ही आसान सी चीज़ है ना, जस्ट आप देखेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बिल्कुल आसान सी चीज़ होगी और अननेसेसरी होगी उसको मैं स्किप करके आगे बढ़ता जाऊँगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखेगी वो मैं आपको समझा दूँगा डिटेल में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने बताया कि अभी आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो आप ऊपर डॉक टाइप HTML बताते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये कोई नई बात है, ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर डॉक टाइप HTML बताते हैं। बिल्कुल सही है भाई। HTML4 में काम ऐसे होता था और उससे पुराने वर्जन में ऐसे होता था। ये इन सब से हमारा कोई लेना देना है नहीं, ये सब डेप्रीकेट हो चुका है। अभी HTML5 यूज़ होती है और इसका हमें पता है। सही है। अच्छा भाई, फिर ये बता रहे हैं कि कमेंट्स इन HTML। कमेंट्स तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कमेंट्स तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने बताया कि अगर आपने किसी भी पार्ट को कमेंट करना है तो आप इस सिंबल के बीच में उसको बंद कर दें, सिंबल के बीच में बंद कर दें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कमेंट किया हुआ है,
देखो ये वाले सिंबल के बीच में इसको मैंने बंद किया हुआ है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। जिस तरह ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग होता है ना, इस तरह ये ओपनिंग कमेंट और ये क्लोजिंग, ठीक है। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। जिस तरह ओपनिंग क्लोजिंग में यहाँ छोटा सा डिफरेंस होता है ना स्लैश का, यहाँ पे ओपनिंग के अंदर एक एडिशनल चीज़ आती है एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कमेंट इस तरह से होता है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट करने का तरीका थोड़ा सा, सिंबल थोड़ा सा दूसरा होता है। तो आपको बस पता होना चाहिए HTML का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, वरना कमेंट इन आउट मैं कैसे करूँगा, शॉर्ट हैंड तो हमें ऑलरेडी ही पता है, कंट्रोल//, ठीक है। अच्छा कमेंट का ऑलरेडी हमें पता है, तो इसमें मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, सिंपल बात कर लेते कि कमेंट हम करते क्यों हैं। एक यूज़ केस तो अभी मुझे यहीं पे नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल के लिए मुझे ये वाला कोड नहीं दिखाना था ब्राउज़र पे, तो मैंने इस पार्ट को कर दिया कमेंट। एक यूज़ केस तो यहीं पे अभी हमने यूज़ किया हुआ है, फ़िलहाल मुझे ये वाला काम नहीं चाहिए ब्राउज़र पे, तो इसको मैंने कर दिया कमेंट। दूसरा यूज़ केस ये हो सकता है, आपने कुछ भी कोड लिखा, फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्म बना रहे हैं, आपने मल्टीपल इनपुट फील्ड का वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप हर एक इनपुट के ऊपर लिख दें कि यहाँ पे मैंने टाइप रेडी यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है ताकि यूज़र से मैं मल्टीपल में से कोई एक चूज़ करवा सकूँ। इस तरह से आपको आसानी होगी अपना कोड समझने में, क्योंकि डेवलपर्स के साथ ऐसा अक्सर होता है। अभी जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, हो सकता है अगर मैं इसको 3 दिन बाद देख लूँ तो मुझे खुद नहीं समझ में आएगा ये मैंने लिखा क्या था। सही है, ये कोई नई बात नहीं है, डेवलपर्स के साथ ऐसा होता है, अपना ही कोड समझ नहीं आ रहा होता तो दूसरे की तो खैर क्या ही बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपना कोड समझने के लिए हम कमेंट करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये वाला काम किया है, सही है। ये हो गया यहाँ पे इसका दूसरा यूज़ केस। तीसरा यूज़ केस ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करूँ कि ये वाला काम मैंने क्यों किया है, ये इनपुट फील्ड मैंने क्यों बनाया है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी कंपनी के अंदर काम करेंगे और आपने कमेंट कर करके कोड किया है, तो इस चीज़ को समझी जाती है गुड प्रैक्टिस, ठीक है। इस चीज़ को गुड प्रैक्टिस समझी जाती है कि ये वाला बंदा कोड करता है और बेहतर तरीके से करता है। क्योंकि आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो उसके ऊपर आप अकेले नहीं होते, आपके साथ 10 बंदे और भी काम करते हैं। अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपको समझ नहीं आए, आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम करते हैं तो उसके ऊपर साथ में आपके 10 बंदे और भी होते हैं। हर किसी का कोड समझ में आना चाहिए, ताकि उसने भी कुछ आगे काम करना है। अगर उसको आपका कोड समझ नहीं आ रहा तो वो काम को आगे कैसे बढ़ाएगा। तो इसलिए आप वहाँ पे हर चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं ताकि अगला बंदा आपका कोड देखे तो उसको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये होता है कि कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है कि जो बंदा कमेंट करके काम करता है हम उसको ज़्यादा हायर करें। उनका फ़ायदा ये होता है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक टाइप की प्रोडक्ट है, उन्होंने उसके ऊपर काम करवाया आपसे 1 साल, ठीक है, और आपने 1 साल के बाद कंपनी को कर लिया स्विच, आप कहीं और चले गए। एक नया बंदा आया, वो आपका कोड समझने में 1 महीना लगा देगा, 1 महीना लगा देगा। लेकिन अगर आपने कमेंट करके कोड को समझा के हर जगह काम किया होगा तो लाजमी सी बात है वो 1 महीने की जगह 1 हफ्ते में उसको समझ जाएगा। तो इस वजह से कंपनी का भी फ़ायदा होता है, तो इसलिए कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है जो बंदा कमेंट लिख कर काम करता है उसको हम ज़्यादा अच्छे पैकेज दें या उसी को ज़्यादातर हायर करते हैं। सही भाई, इसमें कमेंट लिखा हुआ कहाँ है? अच्छा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना मुझे, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये कमेंट है। कमेंट का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक वाला मैं कमेंट कर रहा हूँ नाइस डीपी या इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे कमेंट का मतलब ये, अगर मैंने लिखा ये मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये ब्राउज़र पे नज़र भी नहीं आए, ये मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं कर सकता हूँ कमेंट। कैसे करूँगा? सिंपल कंट्रोल/। अगर मैं चाहता हूँ कमेंट से हट जाए तो सिंपल कंट्रोल/। अगर अच्छा भाई ऊपर तो ऑलरेडी कमेंट हुआ है ना, और ये हमारा क्लोजिंग है, इसको उठा के भी मैं यहाँ रख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के दरमियान जो कुछ भी आएगा उसको आप रीड नहीं करना। सही भाई, अब समझ में आया कमेंट किसे कहते हैं? ठीक है।
अच्छा भाई, अभी हम ये बता रहे हैं कि आईडी का एट्रीब्यूट आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहले क्लास के अंदर ही बता दिया था। आईडी का एट्रीब्यूट आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। आईडी का 2-4 यूज केस भी हमने देखा है। एक तो हमने एंकर टैग के अंदर देखा था कि स्पेसिफिक जगह पे आपने मूव करना है तो आप उसको आईडी दें और उसके थ्रू उसको टारगेट करें। दूसरा यूज़ केस मैंने आईडी का आपको अभी लेबल के अंदर समझाया। दूसरा यूज़ केस मैंने आपको आईडी का लेबल के अंदर समझाया है ना। किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को मैं स्पेसिफिक आईडी इसलिए देता हूँ ताकि मैं उस स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकूँ, उसको मैं पहचान सकूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी। अगर मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को एलिमिनेट करवाना चाहता हूँ, किसी को मैंने देखा मोबाइल जो बंदा यूज़ कर रहा है, कोई भी बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उससे मैं उसका आईडी नंबर पूछूंगा। अगर मैंने नाम पूछा और मैं नीचे जाके रिसेप्शन में बताऊंगा कि भाई उसका नाम फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला है, तो वहाँ पे तो वो मुझे कहेंगे कि अब्दुल्ला नाम के हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं, या 6 को कर दें एलिमिनेट। फिर मैंने बोलना है कि नहीं यार 6 को तो नहीं करना है, की तो गलती एक ही नहीं है। तो वहाँ पे स्पेसिफिक मैं आईडी पूछूंगा। ठीक है, स्पेसिफिक मैं आईडी पूछूंगा ताकि वो सही बंदा एलिमिनेट हो। ठीक है, तो अगर मैं कभी बीच में आईडी पूछ लूँ ना तो समझ जाना मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा भाई, जिस तरह से आप एलिमेंट को आईडी देते हैं इसी तरह से आप एलिमेंट को क्लास भी दे सकते हैं। अब ये क्लास नई चीज़ आ रही है तो लाजमी सी बात है इसको कोड में भी करके देखना पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पैराग्राफ तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉरेम 4। ठीक है, और ये सारा पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो उसको कर देते हैं कमेंट। और ये फॉर्म वगैरह की नीड भी नहीं है तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अभी कुछ भी नहीं है, पूरे HTML के ऊपर एक पैराग्राफ है, पूरे HTML के ऊपर एक पैराग्राफ है। मैं चाहूँ तो इसको आईडी दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको आईडी दे सकता हूँ। आईडी देनी है तो लाजमी सी बात है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हमेशा वो ओपनिंग में जाएगा। आईडी मैंने इसको दे दी, आईडी मैंने दे दी इसको P1। सही भाई, इसको मैंने आईडी दे दी P1। अच्छा, अगर मेरे पास दूसरा एक और पैराग्राफ है, दूसरी लाइन पे एक और पैराग्राफ है, इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट रख देते हैं। इसको अगर मैं आईडी देना चाह रहा हूँ तो मैं P1 नहीं दूंगा, कभी भी P1 कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि आईडी के अंदर एक खास बात होती है कि आईडी सबकी यूनिक होती है, आईडी सबकी यूनिक होती है। अगर मैंने एक जैसे आईडी सबको दे दी तो बाद में मेरे लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाद में मेरे लिए मसला क्रिएट हो जाएगा, तो इसको मैं करूँगा P2। सही है, आईडी कभी भी सेम मैं नहीं दूंगा। अच्छा, क्लास आप किसी भी एलिमेंट को जिस तरह आईडी देते हैं ना उसी तरह आप क्लास दे सकते हैं। क्लास में इसको दे देता हूँ पैरा। ठीक है, जस्ट ये नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी अगर मैं चाहूँ किसी दूसरे एलिमेंट का नाम पैरा रख दूँ तो मैं रख सकता हूँ भाई, क्लास इसको भी मैं पैरा दे सकता हूँ। जिस तरह आप सबका बैच जो है वो बैच 18 है, सबका है ना। अगर मुझे क्लास से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करनी है तो मैं हर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को नहीं बताऊंगा, मैं पूरी क्लास में अनाउंसमेंट करूंगा ताकि इसके अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको पता लग जाए। ठीक है। अच्छा, अभी तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि यहाँ पे एक जैसा हम क्लास दे रहे हैं तो उसका यूज़ केस कहाँ आएगा, लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केस है। आईडी का तो आपको ऑलरेडी बताया है, मुझे इस स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना है तो मैं इस आईडी से कर दूंगा, है ना। क्लास के अंदर ये है कि आपने अगर क्लास से किसी को टारगेट किया तो ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, जिसको ये क्लास दी हुई होगी आपने वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मैं यूज़ केस आपको दिखाता हूँ फेसबुक के अंदर, बल्कि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा, फेसबुक के अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा है पोस्ट होती है, बहुत सारी होती है ना। अच्छा, पोस्ट के नीचे लाइक का बटन होता है, बीच में कमेंट और उसके बराबर में शेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हर पोस्ट के अंदर होती हैं, हर एक इंडिविजुअली पोस्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैंने हर एक स्पेसिफिक पोस्ट को आईडी से टारगेट किया और जो कुछ भी वहाँ पे स्टाइल मुझे करना था लाइक लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए, वो मुझे बार बार करना पड़ेगा। हर एक स्पेसिफिक पोस्ट को टारगेट करूँगा, वही सेम स्टाइल दोबारा लिखूँगा, फिर एक स्पेसिफिक पोस्ट को टारगेट करूँगा, वही सेम स्टाइल
दोबारा लिखूंगा। अगर ये वाला काम मैं क्लास से कर दूं, एक ही दफ़ा मैंने क्लास के अंदर वो स्टाइल बनाया, डब्बा बन गया भाई, एक लाइक का बटन, एक शेयर का बटन, बीच में कमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने एक क्लास के अंदर बनाई और सब पोस्ट को मैं वो सेम क्लास दे दूंगा। समझ में आया? हो सकता है नहीं आया हो, लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, ठीक है। HTML के अंदर इसका कोई यूज़ केस नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्लास भी दे सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हर पोस्ट में होती है, तो इसलिए वहाँ पे आप हर पोस्ट को क्लास देते हैं एक सेम, ताकि बार बार मुझे स्टाइल नहीं लिखना पड़े। एक ही जगह मैंने लिखा हुआ है, क्लास सेम है तो हर जगह अप्लाई हो रहा है। क्लास से टारगेट हो जाएगा, लेकिन क्लास से अगर मैं टारगेट करूँगा तो वो जिसको मैंने क्लास दी ये सब उठ के आ जाएंगे। अगर मैंने नीचे बोला कि बैच 18 नीचे आ जाए सारे, कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट तो नहीं आएगा ना, सारे आ जाएंगे। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की आईडी को बता दिया जैसे कि 4130 वो नीचे आ जाए, तो वो स्पेसिफिक स्टूडेंट नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे क्लास और आईडी नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है। CSS के अंदर इतना यूज़ केस आएगा कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है भाई जी। वैल्यू वगैरह नहीं, वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम इनपुट फील्ड्स के अंदर करते हैं फॉर्म्स वाले चैप्टर में। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है क्या? नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ब्लॉक एलिमेंट। सही है भाई। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जस्ट आपने इसको अगर समझ लिया तो फिर कोई मसला ही नहीं। ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन ये है, ना ये दूसरे की लाइन में जाएगा, ना अपने लाइन में किसी को आने देगा। ब्लॉक एलिमेंट ना दूसरे की लाइन में जाएगा, ना अपने लाइन में किसी को आने देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी मैंने 2 पैराग्राफ बनाया हुआ है, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ना ये वाला पैराग्राफ इस लाइन में जा रहा है, ना इस लाइन को इसके अंदर आने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको उठा के रख देता हूँ यहाँ। अभी ये कहाँ आना चाहिए? अभी ये इसके बराबर में आना चाहिए जी। अभी ये बराबर में आना चाहिए नहीं? सही भाई, अभी ये बराबर में नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पैराग्राफ जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है, ना ये अगली लाइन में जा रहा है, ना इस लॉरेम को अपनी लाइन में आने दे रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ना दूसरे की लाइन में जाएंगे, ना किसी और एलिमेंट को अपने लाइन में आने देंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आसान है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लॉक एलिमेंट है जी। अच्छा, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था ना कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बनाऊँ, यहाँ पे जस्ट मैं हेलो लिख दूँ, तब भी ये मुझे दिखेगा वेबसाइट के ऊपर। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, आपने अगर पैराग्राफ भी लिखना है नॉर्मल, तो आप उसको P के अंदर रखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए हटाया था, सही है। हाँ, SEO खराब होगी। कोई भी काम करना है तो मैं एलिमेंट के अंदर ही करूँगा उसको। अच्छा भाई, यहाँ पे H1 जो हमारे पास होता है, ये हेडिंग का कोई भी टाइप, H1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, H1 के बाद मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे आता है, क्योंकि H1 क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। H1 ब्लॉक एलिमेंट है और हमारे पास P भी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, UL हमने पढ़ा था, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स आते हैं। UL के अंदर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स आते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो हर एक लिस्ट आइटम अलग अलग लाइन में आ रहा होता है। इसका मतलब लिस्ट आइटम भी क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, और भी कुछ टैग्स हमने पढ़े हुए हैं ना, कौन सा टैग हमने पढ़ा था, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। क्या ये ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं है, दोनों एक ही लाइन में आ रहा होता है। इसका मतलब अब ब्लॉक एलिमेंट्स हम स्विच कर गए हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट तो समझ में आ गया ना।
कि ऐसा एलिमेंट जो ना दूसरे की लाइन में जाएगा ना किसी और को अपने लाइन में आने देगा। इन लाइन इसी का अपोजिट है, दूसरे की लाइन में भी जाएगा, अपने लाइन में भी आने देगा दूसरे एलिमेंट को। सही भाई। अच्छा यहाँ पे इनलाइन के अंदर हमारे पास कुछ, जैसे मैंने आपको बी पढ़ाया था, बी बोल्ड करने के लिए, अगर मैं कहीं भी किसी स्पेसिफिक पार्ट को बोल्ड करता था तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता था क्या? नहीं ना। इसका मतलब बी जो हमारे पास है वो इनलाइन एलिमेंट है। इसी तरह से एम्फेसिस हमने पढ़ा है, इटैलिक हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें इनलाइन होती थी। और एंकर का टैग हमने पढ़ा था। एंकर का टैग मैं किसी भी टेक्स्ट को लिंक बनाने के लिए करता हूँ यूज़। तो एंकर का टैग भी क्या करता था, उसी लाइन के अंदर उस टेक्स्ट को लिंक बना देता था। इसका मतलब ये भी इनलाइन है। सही भाई। यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, ब्लॉक और इनलाइन ये सारी कहानी समझ में आ रही। अच्छा भाई, अब इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है हमारे पास, ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट ब्लॉक्स। आप HTML के अंदर ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, आप HTML के अंदर ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। इन्होंने एक टैग का नाम बताया, इसका नाम है div। HTML के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट या टैग है तो वो ये div है। HTML के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट है तो वो कौन सा है? div है। अच्छा, ये div का काम कुछ भी नहीं है, जस्ट ये ग्रुपिंग बनाने के काम में आता है। जस्ट ये एक छोटा सा कंटेनर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 पैराग्राफ मेरे पास थे ना, कहाँ चले गए? घर चले गए क्या अपने? ये 2 पैराग्राफ्स है ना मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का ग्रुपिंग बनाने के लिए इसको div के अंदर बंद कर सकता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। सही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा ही दिखना चाहिए था। मैंने यहाँ बनाया div, सही भाई, और इन दोनों को उठा के रख दिया इस div के अंदर। सही है। अभी भी यहाँ पे कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट इसने इन दोनों को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया है और वो कंटेनर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको आप चाहते हैं ये ग्रुपिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं div। अच्छा, इसका मैं यूज़ केस आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल यूज़ केस। ग्रुपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें तो बुक की कहानी है, मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ केस बताता हूँ जो हो सकता है बुक में नहीं हो। क्या बुक करने की है पहले ये बताएं। ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला डब्बा जो बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स मैं HTML के थ्रू कैसे बनाऊंगा? अगर मेरे पास div का एलिमेंट नहीं होगा तो ये बॉक्स कैसे बनाऊंगा मैं? पैराग्राफ तो है नहीं ये डब्बा कोई हेडिंग तो है नहीं। आपने अगर कोई भी इस तरह का शेप बनाना है या कोई भी आपने डब्बा वब्बा कुछ भी इस तरह का दिखता है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें div से बन रही होती हैं। अच्छा, देखा जाए तो जो बुक में लिखा हुआ था वो भी सही है। इन्होंने इन सब पार्ट को एक ग्रुप के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने बताया था ना ग्रुपिंग करने के काम आता है। ये इमेज, ये हेडिंग और ये टैग्स, इन तीनों को एक ग्रुप के अंदर बंद कर दिया है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें एक div के अंदर बने। और div ये डब्बे की तरह क्यों दिख रहा है? लाजमी सी बात है, उसके ऊपर CSS अप्लाई हुई हुई है, उसकी हाइट वेथ और कलर वगैरह चेंज हुआ है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे हमें div नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुई थी, लेकिन ये डब्बे के अंदर बंद हो चुका है। जब CSS अप्लाई करेंगे तो हम भी यहाँ पे डब्बा या इस तरह का कुछ बना सकते हैं। सही भाई, div समझ में आया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद div के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है। div क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों पैराग्राफ हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और इस div के बाद अगर मैं कुछ लिखूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा क्योंकि div हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। क्या कह रहे हैं आप कि यहाँ पे नासा की वेबसाइट है, इसका यहाँ पे कोड आ गया, ये सारा कोड कॉपी करके इसी के ऊपर वर्क करने लगते हैं? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए कि यहाँ पे ये पैडिंग से क्या हो रहा है, ये मॉड्यूल से क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो अभी तो हो सकता है आप लोगों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे div को हमने देख लिया। div
ग्रुपिंग करने के काम आता है। और जितने भी आपके वेबसाइट्स के अंदर शेप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारा का सारा काम आप डिव्स के थ्रू कर सकते हैं। और डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग के लिए इन्होंने एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है स्पैन, जिसका नाम है स्पैन। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ब्लॉक था, ये इनलाइन है। वो ब्लॉक था, ये इनलाइन है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने डिव लिखा और उसके बाद मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। जल्दी से मैं बनाता हूँ स्पैन, स्पैन हेलो, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड। सही है भाई, क्योंकि स्पैन हमारे पास इनलाइन है और डिव हमारे पास ब्लॉक है। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ब्रीफ समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ, हो सकता है ये थोड़ा सा और प्रॉपर समझ में आ जाए। यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा एक स्पैन, ठीक है भाई, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक और स्पैन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिव, और इसके अंदर भी मैंने डिव बना दिया। सही है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अभी कितने लोग समझते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आएगा? आप समझते हैं? और कितने लोग समझते हैं कि हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में आएगा? और इधर से सारे सो रहे हैं क्या? हाँ भाई, आप लोग कुछ नहीं समझते हैं? आप लोग भी समझते हैं एक ही लाइन में आएगा, इसीलिए आप लोग खामोश हैं। फिर तो सही बात है, अगर एक ही लाइन में समझते हैं तो फिर सही है। यहाँ पे ये आना चाहिए हमारे पास अलग अलग लाइन में, ठीक है। क्या हो गया भाई, बदवा दे दिया क्या तुमने? अच्छा भाई, यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास अलग अलग लाइन पे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सही भाई। अच्छा भाई, एक लाइन वाले थोड़ा सा प्रॉपर समझ लें। ये वाला स्पैन है, ये यहाँ बन हो रहा है, ये स्पैन है और ये यहाँ बन हो रहा है। ये स्पैन का काम क्या होता है, ये दोनों टेक्स्ट को एक ही लाइन में दिखाए, है ना। स्पैन का काम होता है दोनों को एक ही लाइन में दिखाए। ये वाला स्पैन इसकी लाइन में भी जा सकता है, ये वाला स्पैन उठ के इसकी लाइन में भी आ सकता है। हो सकता है आप लोग इस वजह से कंफ्यूज हो गए। इसके अंदर मैंने एक बनाया है डिव, इसके अंदर मैंने बनाया है एक और डिव। ये जो डिव है ना, ये इधर जाने दे रहा है किसी को, ना ये वाला डिव किसी को दूसरी लाइन में जाने दे रहा है, क्योंकि डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं यहाँ से डिव हटा के लिख दूँ हेलो और यहाँ पे लिख दूँ वर्ड, अभी एक लाइन में आएगा। हाँ भाई, अभी एक लाइन में आएगा। हाँ, एक लाइन में देख लेते हैं। एक लाइन में आ रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, स्पैन है। स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ये दूसरे की लाइन में भी जा रहा है, दूसरे एलिमेंट को अपने लाइन के अंदर भी आने दे रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई ना आसान। मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो और इसके आगे मैंने लिखा स्पैन वर्ल्ड। सही भाई। और इस डिव के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे बना लेता हूँ एक बोल्ड का टैग और यहाँ पे लिख देता हूँ देयर टेस्ट। सही भाई। अच्छा, अभी हेलो वर्ल्ड और टेक्स्ट ये तीन वर्ड्स हैं मेरे पास, ये तीनों अलग अलग लाइन में आएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये डिव जो है ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन इनलाइन है, बी इनलाइन है। ये तो पता है ना सबको, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तीनों अलग अलग लाइन में आएंगे, तीनों एक ही लाइन में आएंगे, तीनों एक ही लाइन में आएंगे, अलग अलग। हाँ भाई, हेलो अलग होगा, वर्ल्ड और अच्छा, इधर से मुझे बताएं, ये तीनों अलग अलग लाइन में आएंगे।
हाँ भाई, हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड एक ही लाइन में, और ये जो वाला जो टेस्ट है ये अलग लाइन में, तीनों अलग अलग। अच्छा, तीनों अलग अलग लाइन के अलावा जिसका भी आंसर है वो हैंड रेस करें। 1 2 3, इधर से कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तीनों यहाँ पे अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। ये इनलाइन है तो इसको डिव को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ये इनलाइन है तो डिव को क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो नहीं आने देगा ना अपने लाइन में। तो ये वाला तो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। टेस्ट तो नेक्स्ट लाइन में आना ही था। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मसला इस स्पेन की वजह से हो रहा होगा। स्पेन क्योंकि इनलाइन है, लेकिन पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ तो ब्लॉक है ना। पैराग्राफ ने इस स्पेन को अपने लाइन के अंदर आने नहीं दिया। इस वजह से स्पेन अगर इनलाइन है तो इस पैराग्राफ को क्या फ़र्क पड़ता है? सही है ना, ये तो बोलेगा ना जाओ। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारे पास अलग अलग लाइन में आ रही हैं। अच्छा, पी की जगह अगर बोल्ड होता, पी की जगह अगर बोल्ड होता तो यहाँ पे ये दोनों एक ही लाइन में आते, क्योंकि ये भी इनलाइन है और ये स्पेन भी इनलाइन है। ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे और ये वाले डिफ की वजह से ये वाला टेस्ट अलग लाइन में जा रहा है। अगर मैं इस डिफ को चेंज करके बना दूं स्पेन, तो अब क्या होना चाहिए? क्या दोबारा से तीनों अलग अलग लाइन में हो जाएंगे? हाँ भाई, एक ही लाइन में तीनों। किसी का कोई दूसरा आंसर है इसके अलावा? सही भाई, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। चैप्टर नंबर 8 तो कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी समझ में आ रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, आई फ्रेम। आई फ्रेम को जस्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, किसी दूसरी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक पार्ट उठाकर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखा दिया। ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट उठाकर अपनी वेबसाइट पे इन्होंने दिखा दिया। सही भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप मेरी वेबसाइट से कुछ नहीं ले सकते, तो फिर आप यहाँ पे आई फ्रेम वाला काम नहीं कर सकते। जिसने अलाउ किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे आई फ्रेम का एक एलिमेंट, आई फ्रेम। सही भाई। और ये सारी चीज़ें भी मैं हटा देता हूँ। ये आई फ्रेम का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। यहाँ तक कोई मसला है नहीं है। जिस तरह हमारे पास दूसरे टैग्स थे, इसी तरह ये एक और नया टैग आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, आई फ्रेम के अंदर हमें सोर्स बताना पड़ेगा ना, कि कहाँ से चीज़ उठा के ला के दो, कहाँ से चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक गूगल मैप का सोर्स दिया हुआ है। जल्दी से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा भाई, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर ये गूगल मैप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर इस तरह का मैप वगैरह आपके पास आ रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा ना, नीचे अगर कहीं पे किसी ने कोई एड्रेस या लोकेशन लगाया हुआ होता है तो वो साथ में मैप भी लगा देते हैं ताकि यूज़र के लिए आसानी हो। अच्छा, ये जस्ट मैप के लिए नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी दूसरी वेबसाइट का कोई भी पार्ट आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब की वीडियोज़ चल रही होती हैं वेबसाइट के ऊपर। यूट्यूब की वीडियो आ रही होती है और आप सिंपल क्लिक करके यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, वहीं पे भी प्ले पॉज ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इसका सोर्स चेंज कर देना है और यूट्यूब की वीडियो का सोर्स लगा देना है। अच्छा, इसके अंदर भी वही रिस्ट्रिक्शन वाली कहानी है। जिसने अलाउ किया हुआ है आप उसकी वीडियो लगा सकते हैं, जिसने नहीं किया आप उसकी वीडियो नहीं लगा सकते। जल्दी से आते हैं यूट्यूब पे, अगर चल जाए तो। यूट्यूब चलता है क्या यहाँ? यूट्यूब चलता है, सिर्फ W3 नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई वीडियो सर्च करूँ, क्या करूँ यार यूट्यूब पे? सही है, आवाज़ बंद है, ठीक है।
अच्छा भाई यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक वीडियो को सर्च किया, इसको जल्दी से मैं Say goodbye to Slack because यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है शेयर का, सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसा आपने शेयर पे क्लिक करना है और एंड पे के चले जाना है, ठीक है। जस्ट आपने एंड पे चला जाना है, ठीक है, शेयर और एंड, सही भाई। अच्छा यहाँ पे मुझे अगर मैं थोड़ा सा नोटिस करूँ, ये सारी वही चीज़ें तो हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। ये आई फ्रेम वही चीज़ है, और ये विद और हाइट ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है CSS से दें। और ये सोर्स है इस वीडियो का, ये सारी वही चीज़ है। तो जल्दी से इसको कॉपी नहीं कर ले क्या? कॉपी करके इस आई फ्रेम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ नए आई फ्रेम से, ठीक है भाई। और यहाँ पे आगे अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर ये यूट्यूब की वीडियो आ रही है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको प्ले भी कर सकता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं इस यूट्यूब पे जा भी सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने अक्सर देखी होंगी वेबसाइट्स के अंदर, है ना। सर यहाँ पे जो व्यू करेंगे इससे वहाँ पे यूट्यूब पे व्यू बढ़ेंगे? नहीं, हाँ, किसी भी वेबसाइट से। अभी जैसे यहाँ पे मैंने गूगल से गूगल का मैप उठाया था ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? जैतून अशरफ है ना, गूगल मैप। यहाँ पे जल्दी से मैं लिखता हूँ, सही भाई। ये यहाँ पे मैंने गूगल मैप के ऊपर एक लोकेशन सर्च कर दी, कोई मसला? ये करना तो सबको आता है। जल्दी से मैं जाऊँगा शेयर पे, और यहाँ पे मुझे एमडा मैप दिख रहा है। ये वही चीज़ नहीं है क्या? आई फ्रेम और ये इसका सोर्स जी, क्या चीज़? गूगल मैप। मतलब इनके कहने का मतलब ये अपनी लोकेशन कैसे डाल सकते हैं गूगल मैप पे? यहाँ पे जैसे मैंने जैतून अशरफ IT पार्क बाय सैलानी लिखा है, आपकी जो भी लोकेशन है आप सर्च करें। नहीं अपनी मतलब कि जैसे अपनी स्पेसिफिक, जैसे मेरा घर यहाँ है वैसी। तो यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने ये सर्च किया है। अभी मैं इसको लिख दूंगा ना अंडा मोड़, तो ये अंडा मोड़ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ कोई नाज़माबाद, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ का स्टेडियम वगैरह, जो कुछ भी मुझे सर्च करना है। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे सर्च करके दिखाया है जैतून अशरफ IT पार्क, सही है। लोकेशन कैसे मतलब? ये तो गूगल ला के दे रहा है ना, ये तो गूगल मैप ला कर दे रहा है लोकेशन। मुझे इसका आई फ्रेम का कोड चाहिए, तो वो कोड मैं कहाँ से उठाऊँगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शेयर में आपने जाना है एमडा मैप, और यहाँ से करना है कॉपी HTML, और यहाँ पे आगे जल्दी से इसको कर देते हैं, इसको हटा दें क्या यूट्यूब की वीडियो को, पेस्ट, ठीक है भाई। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ये चल जाना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल गई हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर ये सैलानी की वेबसाइट होती और इस कैंपस की होती तो वहाँ पे ये चीज़ मैं यूज़ कर सकता था। मैंने आई फ्रेम पे इसका एड्रेस डायरेक्ट लगा दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब इस पर क्लिक करके मैं डायरेक्ट डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें भी यहाँ से कर सकता हूँ, सही भाई। आसान है यहाँ तक, आई फ्रेम तो आसान है ना। यहाँ से अच्छा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा ये मुझे गूगल मैप पे रिडायरेक्ट कर देगा। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो अभी देखो गूगल मैप पे ही लेकर जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल मैप से ये वाला पार्ट उठाया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये मेरी वेबसाइट का पार्ट है नहीं, किसी और की वेबसाइट का छोटा सा पार्ट हमने उठा के अपनी वेबसाइट पे रख दिया, सही है। अच्छा, उसके बाद ये फ्रेम बॉर्डर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर वगैरह ये सारा काम हम करेंगे CSS से, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हमारे पास आ रहा है मेटा का टैग, ठीक है। ये फेसबुक वाला मेटा नहीं है, ये SEO वाला मेटा है, सही है। ये फेसबुक वाला मेटा नहीं है, ये SEO वाला मेटा है। अगर मैं अपने HTML के अंदर जाऊँ और यहाँ पे आपको हेड के अंदर दिखाऊँ, तो यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टैग्स लगाए हुए हैं जिसका नाम है मेटा। अब एक चीज़ तो सबके जहन में आ रही होगी कि मेटा का टैग हमेशा हेड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगा कर ही दिया है हेड पे। अब एक चीज़ तो सबको क्लियर हो गई कि मेटा का टैग हमेशा हेड में ही लगना है, ठीक है भाई। बॉडी के अंदर आप इसको नहीं लगाएंगे। अच्छा, मैंने आपको आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जिस तरह इंसान होते हैं ना, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके हेड में होती है, इसी तरह वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन उसके हेड में होती है। अब यहाँ पे मेटा के टैग के ज़रिए हम ब्राउज़र को अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं? मेटा के टैग के ज़रिए ब्राउज़र को अपनी वेबसाइट की
इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि और मज़ीद बेहतर से वो मेरी वेबसाइट को समझे। और समझाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसने रैंक भी तो करवाना है, सही भाई, ताकि मेरी एसईओ अच्छी हो। सिंपल अल्फाज में एसईओ अच्छी करने के लिए हम मेटा का टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, मेटा का टैग हम यूज़ करते हैं एसईओ अच्छी करने के लिए, और ये हेड में आता है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई सबको? ठीक है। अच्छा, मेटा का टैग यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये क्या समझाना चाह रहा है? ये समझाना ये चाह रहा है कि यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो UTF-8 के अंदर है। अब ये UTF-8 क्या नई चीज़ आ गई, कोड तो मैं HTML में लिख रहा हूँ। UTF-8 आप समझ लें एक तरह की लैंग्वेज है। UTF-8 एक तरह की लैंग्वेज है जो HTML की ये सारे टेक्स्ट को समझती है। HTML की सारी चीज़ें ये समझती है, ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि अगर HTML का टैग ही लिखना है तो यहाँ पे HTML डायरेक्ट क्यों नहीं देते? ऐसा हो सकता है क्योंकि HTML ही लिख रहे हैं ना इसके अंदर, लेकिन HTML के साथ अगर मैं आपको नोटिस करवाऊँ, मैं अपना पार्ट भी तो लिखता हूँ। जैसे ये हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड तो HTML का पार्ट नहीं है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। मैं चाहूँ तो अरबी में कुछ लिख दूँ, मैं चाहूँ तो जैपनीज या कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ। तो ये सारा पार्ट तो HTML का नहीं है, लेकिन UTF इन सब चीज़ों को समझता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्राउज़र को जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो लैंग्वेज आ रही है ये UTF-8 आ रही है। सही है, इतना ज़्यादा डेप्थ में आपने नहीं जाना है। हो सकता है इसका यूज़ केस आपको कहीं भी नज़र नहीं आए, और ये सारी चीज़ें मैंने भी याद कभी नहीं की है, ये तो मुझे बॉयलर टेम्पलेट ने खुद ही बना कर दिया। अभी तो मैंने खुद लिखा ही नहीं है इसको, और ना ही मुझे ये याद है। सही है, तो आपने भी इसको याद नहीं करना है, ये तो HTML खुद ही बना कर दे रहा है, जस्ट आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या है। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेबसाइट है नासा की, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, और यहाँ से इसको मैं छोटे स्क्रीन पे देखूँ। अच्छा, बड़े स्क्रीन पे वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें गायब हो गई, और यहाँ पे ये लोगो बीच में आ गया। ये सारी चीज़ें पता है कैसे चल रहा है? एक तो तरीका ये है कि इसको हम रिस्पॉन्सिव करते हैं CSS के ज़रिए। अब रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ होती है, इसको हम CSS में देखेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिव अगर हम कर भी दें, रिस्पॉन्सिव अगर हम कर भी दें तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अभी मेरी जो वेबसाइट खुली है उसके स्क्रीन का साइज़ क्या है? अगर मैं यहाँ पे साइज़ डिफाइन करके कर भी दूँ, इसको तो पता होना चाहिए ना स्क्रीन का साइज़ क्या है, तभी मैं आपका वो वाला कोड दिखाऊंगा जो आपने इसे स्पेसिफिक साइज़ के ऊपर रखा है। अच्छा, ये स्पेसिफिक साइज़ के ऊपर कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें CSS के अंदर देखेंगे। अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आप इतना सा समझ लें, ये हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि मेरी जो ये वेब पेज है इसकी विद आप डिवाइस की विद के बराबर रखना। अगर मेरी वेबसाइट मोबाइल पे खुल रही है तो ये मेरे वेब पेज को आप उसकी जो विद है मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से सेट कर दो। सही, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जा रही है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जूम इसका 1.0 होना चाहिए। अक्सर आपने देखा, आप कोई वेबसाइट मोबाइल पे खोलते हैं तो पहले से जूम इन हुआ होता है, उसको जूम आउट करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट नहीं होती। इन्होंने ऑलरेडी करके दी हुई, तो इसके अंदर आपने कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें तो अगर समझ में नहीं भी आई है तो कोई मसला नहीं है, जो हमें मेटा के टैग्स लगाने हैं उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे टैग्स तो इन्होंने लगा कर दिए, जस्ट मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया कि इसका काम क्या होता है। जो हमें लगाना है टैग उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा भाई, मेटा के टैग के अंदर इन्होंने बताया कि मेटा के टैग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, नेम और कंटेंट बता सकते हैं। नेम और कंटेंट, अब नेम भी आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, कंटेंट भी। फॉर एग्जांपल इन्होंने नेम के अंदर बताया डिस्क्रिप्शन, अब ये कंटेंट के अंदर वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बताएंगे, कंटेंट के अंदर वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेटा का टैग लगाया, बॉडी में लगा दूँ क्या? नहीं ना, हेड में लगेगा। जल्दी से मैं लगाता हूँ मेटा का एक टैग। यहाँ पे नेम और कंटेंट इन्होंने बोला कि ये दोनों चीज़ें आएंगी, तो मैंने बोला ठीक है ये दोनों चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट में पास कर देते हैं। अच्छा भाई, बातें क्यों हो रही है जी? ये
अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो आप इस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो अगर से कोई सेल्फ क्लोजिंग है तो आगे मैं स्लैश नहीं लगाता हूँ, और यही बेहतर तरीका है। अच्छा भाई, मेटा के टैग के अंदर इन्होंने बताया कि आप दो चीज़ें बताएं, नेम और कंटेंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने मेटा का एक टैग बनाया और उसके अंदर नेम और कंटेंट हमने बता दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप नेम के अंदर लिखें डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये एक फ़ेसबुक की वेब ऐप है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेसबुक, और कंटेंट के अंदर लिखूँगा, क्या लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, दिस इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म, है ना। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, एक ये मेटा का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन बताते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना था। सही है, ये इसको पता होना चाहिए, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ये इसका डिस्क्रिप्शन है। सही है, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ये इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये इसका समझ लो रिजर्व कीवर्ड है, इसी चीज़ से ये इसको पहचानेगा। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड दिख रहा है। इसी तरह से इन्होंने बोला कि आप एक और मेटा का टैग लगा सकते हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपने ऐसी अच्छी करनी है तब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं आएगा। आपको मैंने दिखाया भी है शुरू के अंदर, मैं इन सबको रिमूव कर देता था। अभी सिंपल मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड्स, और इसके बाद इन्होंने बताया कि अब आप कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स बताएंगे। कीवर्ड्स का अंदाज़ा है किसी को, कीवर्ड्स क्या होता है? सर वो सर्च करने पे जो हाँ बिल्कुल सही, अगर किसी ने यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियो अपलोड की है तो उनको हो सकता है इस चीज़ का पता हो। कीवर्ड्स हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी वेबसाइट फेसबुक की है तो यूज़र आके फेसबुक भी सर्च कर सकता है, यूज़र आके एफबी भी लिख सकता है ना, या प्रोफाइल, जो जो यूज़र मेरी वेबसाइट से रिलेटेड सर्च कर सकता है उसे हम कहते हैं कीवर्ड, और वो सारे कीवर्ड उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अच्छा यहाँ पे जो डेवलपर्स है ना, बाद वक़्त होशियारी करने की कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी कॉपी करके यहाँ रख देते हैं। अब लाजमी सी बात है, यूज़र कुछ भी सर्च करेगा उनकी वेबसाइट जाएगी। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पूरी की पूरी कॉपी करके रख दूँ, उसके अंदर तो सारे वर्ड्स हैं, कुछ भी यूज़र ने सर्च किया मेरी वेबसाइट पे आएगा। तो आपने इस तरह का काम नहीं करना। ये जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं ये आपकी वेबसाइट को देख रहे होते हैं, सर्च करते हैं, अगर ऐसा कुछ मिला तो वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, और एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट हो गई तो दोबारा वो SEO पे नहीं जाती। ठीक है जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ये ज़रूरी है कि ये वाला कंटेंट मेरी वेबसाइट में होना चाहिए, बस इसका ये क्राइटेरिया है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर मैं फेसबुक की वेबसाइट नहीं है मेरी और मैंने फेसबुक लिखा तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, एक तो एथिक्स के ख़िलाफ़ है और इनके रूल के भी ख़िलाफ़ है, ये आपको खुद ही ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अच्छा ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देंगे ये मतलब नहीं है कि कोई आपके ऊपर लीगल केस वगैरह हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। आपकी जस्ट वेबसाइट जो है SEO के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये दो चीज़ें तो हमने समझ ली, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान थी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है, रोबोट्स। जल्दी से यहाँ पे मैं ये पुराना काम कर लेता हूँ। मेटा का टैग, इसके अंदर दो चीज़ें, नेम और कंटेंट। अब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स के बाद इन्होंने बताया कि आपके पास रोबोट्स होता है। ठीक है, अच्छा रोबोट्स क्या करता है, बेसिकली एक तरह का क्रॉलर्स है। यहाँ पे दो ही चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिखा नो फॉलो, अगर यहाँ पे मैंने लिखा नो फॉलो, मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने लिंक्स होंगे, अच्छा मेरी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से लिंक्स हो सकते हैं, एब्सोल्यूट हो सकता है लिंक, रिलेटिव हो सकता है, मेल टू, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी लिंक्स हो सकते हैं जो कि किसी एडवर्टाइजमेंट के हों। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर एक ऐड भी है
और मैं उस, आपने अक्सर देखा होगा आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उसके दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ से वो ऐड आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जो एड्स वगैरह के लिंक्स हैं वो उसके ऊपर एसईओ नहीं चले, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे शूज़ का ऐड आता है, मैं तो नहीं चाहूँगा ना कि कुछ शूज़ सर्च करें और मेरी वेबसाइट आ जाए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो फॉलो, जितने मेरे लिंक्स हैं उसको आप फॉलो नहीं करो, ठीक है। अगर मैं फॉलो लिख दूंगा तो ये उस लिंक्स को भी फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स यहाँ पे आपने कर देना है। इंडेक्स का मतलब कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर चलेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एसईओ नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। बाज़ औक़ात हम एक ऐसी वेबसाइट भी बना रहे होते हैं जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि एसईओ ना हो, कोई क्रॉलर्स ना है, तो वहाँ पे हम नो इंडेक्स नो फॉलो लिख देते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस के अंदर आप इंडेक्स को लिखेंगे, और नो फॉलो और फॉलो ये तो डिपेंड करता है कि आपने जो ऐड लगाया है वो एक्चुअल आपका ऐड है या किसी और का ऐड है, सही है भाई। ये तीनों चीज़ें आसान है। ऊपर वाला 2 समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं, ये तीनों समझ में आया है। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर आपको इस तरह का सिंबल बनाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं, एंड LT लिख सकते हैं, इसका मतलब लेस देन का सिंबल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिख दूँ और आगे देखूँ, अच्छा ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो नज़र आ रहा है ना। अब आप बोलोगे कि ये वाला सिंबल जब ऐसे ही बन रहा है तो ये इतना मुश्किल काम क्यों करूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अच्छा, W3 स्कूल खुल नहीं रही है, उसके अंदर और बेहतर एग्जांपल थी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं HTML को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ यूज़र को, दिस इज़ पैरा एलिमेंट, सही है। ये पैरा का एलिमेंट है और मैं चाहता हूँ ये चीज़ और ये चीज़ भी यूज़र को नज़र आए। लेकिन आप लोगों को पता है ये टेक्स्ट तो पैराग्राफ की तरह ट्रीट होगा और ये एलिमेंट तो कभी भी नज़र नहीं आता, ये एलिमेंट तो कभी भी नज़र नहीं आता, सही है। मैं आपको दिखा भी दूं कि यहाँ पे वो वाला एलिमेंट तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये वाला एलिमेंट, तो वहाँ पे मैं इस सिंबल का यूज़ करूँगा। क्या बताया था इन्होंने, यहाँ पे अगर इस तरह का चाहिए तो आप एंड LT लिखें, तो जल्दी से यहाँ पे एंड LT लिख लेते हैं, एंड LT, ठीक है भाई। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, P लिखना है। अब मुझे कौन सा सिंबल चाहिए, ये वाला, तो यहाँ पे इसके लिए GT होना चाहिए, ये रहा एंड GT। इसको जल्दी से कॉपी करके सही भाई। अब देखो ये P का एलिमेंट बन चुका है, ये वाला सिंबल मैंने एंड LT से बनाया, ये वाला सिंबल मैंने एंड GT से बनाया। अब अगर मैं इसके आगे कुछ लिख दूँ, दिस इज पैरा एलिमेंट, सही है। अब मुझे ये वाला बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसी को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ये। अच्छा, क्लोजिंग टैग में एक छोटा सा डिफरेंस भी होता है, इस सिंबल के बाद एक स्लैश आता है, तो इस सिंबल के बाद मैं एक स्लैश भी लगा देता हूँ, कोई मसला। देखो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल वैसे ही चल गई जैसा मैं चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह का सिंबल अक्सर होता है फुटर के अंदर, कि अगर मैंने कोई यहाँ वेबसाइट खोली थी, हो सकता है उसमें भी हो, कॉपीराइट का यहाँ पे नहीं है, यहाँ फिलहाल नहीं है, लेकिन आपने अक्सर ये वाला सिंबल देखा होगा फुटर के अंदर होता है। अगर आपने ये सिंबल बनाना है तो आप सिंबल एंड कॉपी लिख दें, कोई मसला। अच्छा, अब ये इतने सारे सिंबल है, जहन में आ रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें मैं याद करूँ कि किससे क्या हो रहा है, नहीं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का सिंबल हम HTML से बना सकते हैं। अगर मुझे पता है तो मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा, बुक पे आके देख लूँगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इस चीज़ को एक दफ़ा खुद से लिख के देख लेना है कि ये चीज़ें आपके पास चल रही हैं या नहीं चल रही, सही है भाई। आपने घर जाना है, एक एक करके ये सारा यहाँ से कॉपी करना और अपने पास चलाना है, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे कॉपी चला के दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं लिखता हूँ एंड कॉपी, सही भाई, कॉपी भी आ गया यहाँ पे, कॉपीराइट का सिंबल। यहाँ तक आसान है,
अच्छा भाई यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब एक आसान सा चैप्टर आ रहा है वीडियो और ऑडियो का, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि आज हमारी HTML खत्म हो जाए। सही है जी, हाँ इंशाल्लाह अगली क्लास से CSS पढ़ेंगे, ठीक है। या मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में आपको पहले गिटहब पढ़ा दूँ जी। हाँ मैं अगली क्लास में गिटहब पढ़ा दूँ पहले, उसके बाद क्विज कैसे होगा। अच्छा असाइनमेंट का तो मैंने आपको बताया ना, मैं आपको गिटहब पढ़ा दूँ उसके बाद मैं आपसे असाइनमेंट लूँगा, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आसान हो जाएं जी। क्विज का मैं आपको अपडेट कर दूँगा, आप बस प्रैक्टिस में रखें सारी चीज़ें। बिल्कुल असाइनमेंट के भी मार्क्स होते हैं, क्विज के भी मार्क्स होते हैं, आपकी अटेंडेंस भी काउंट होती है। अटेंडेंस किसी की शॉर्ट होगी तो मसला बनेगा। अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर वीडियो या ऑडियो को प्लेस करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर वीडियो या ऑडियो को प्लेस करना है, बाकी सब चीज़ों के लिए क्या है, एलिमेंट है, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। तो जल्दी से यहाँ पे मैं लगा दूंगा ऑडियो का एलिमेंट। सही, ऑडियो का टैग बन गया, यहाँ तक कोई मसला है नहीं है। जिस तरह इमेज हम लगाते हैं तो इमेज का पाथ या सोर्स देना पड़ता है ना, इसी तरह अगर मैं ऑडियो लगाऊंगा तो ऑडियो का सोर्स मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना है यहाँ पे, उसका सोर्स लगाना है। फॉर एग्जांपल उसका सोर्स example.com आ रहा है, ठीक है, और यहाँ ऑडियो के अंदर लगा देना है एक कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट, ये लाजमी है, ऑडियो के अंदर कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट लगाना लाजमी है। तो आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा। अभी क्योंकि मेरे पास सोर्स गलत है तो लाजमी सी बात है प्ले का ये होगा नहीं, क्योंकि सोर्स गलत है। एक दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी भी ऑडियो को डाउनलोड करूँ, और यहाँ पे सेव कर लूँ। यहाँ पे सेव करने के बाद अब मुझे क्या बताना पड़ेगा, उसका पाथ बताना तो आता है ना, डॉट/ जहाँ पे भी वो होगा उसका मैं पाथ बता दूंगा, ठीक है। इस तरह ये ऑडियो है, इसी तरह मैं इसको कर दूंगा वीडियो, और यहाँ पे भी कर दूंगा वीडियो बस, और यहाँ पे सोर्स अब आएगा वीडियो का, ठीक है, और अगर वीडियो डाउनलोड है तो यहाँ पे उसका पाथ आएगा। जस्ट इतना सा ही है ये वीडियो और ऑडियो। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला, आसान है सारी चीज़ें। हाँ भाई, वीडियो आप कोई भी उठा सकते हैं ना, कोई भी वीडियो आप डाउनलोड कर लें। कौन सी, ऑटो प्ले। अच्छा ऑटो प्ले अगर आपने चलाना है तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऑटो प्ले बस। अगर मुझे ऐसा कोई काम करना है कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद बार बार चलता रहे तो यहाँ लगा दूंगा लूप। अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास वीडियो डाउनलोड करने का टाइम नहीं है। मैं डाउनलोड करके लगाऊंगा, टाइम ज़ाया होगा और नमाज का टाइम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से बताऊंगा। वीडियो ऑडियो नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं, बाकी सारी चीज़ें समझ में आई है। अच्छा भाई कोई सवाल? अच्छा आई फ्रेम का मतलब है आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से कोई भी पार्ट उठा के रख दें, यूट्यूब की वीडियो, गूगल मैप, कुछ भी।